हाँ तो बच्चों, अपनों ने लास्ट क्लास में एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल टिश्यू। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसको बेटा अपने एनिमल टिश्यू भी बोलते हैं वैसे तो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर मैंने आप लोगों को एक शुरुआत में एनिमल किंगडम जब स्टार्ट किया था तब उसमें बताया भी था कि अपनी बॉडी में 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम। तो उसमें मैंने टिश्यू की डेफिनेशन भी बताई थी। मैंने कहा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन। तो उसी को अपने क्या करें, टिश्यू। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन मैं यहाँ पे बताने में कि अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। टिश्यू टर्म किसने दी थी, ये एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए। टिश्यू टर्म जो है वो बायकैट ने दी थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और अपने जो एनिमल टिश्यूज़ हैं इनको टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं कि जो बॉडी के किसी पार्ट को कवर कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के किन्हीं पार्ट्स को कनेक्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की पावर हो, और नर्वस टिश्यू जिसके अंदर इम्पल्स कंडक्शन की पावर हो या फिर जो रिस्पॉन्स वगैरह देने में हेल्प करता हो। तो ये 4 टाइप के टिश्यू हैं। सबसे पहले अपने इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जैसे मैंने अभी भी बताया है कि किसे कहते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स को कवर करता है, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू के अगर टाइप्स की बात करें तो बेटा इसको 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से टाइप्स? एक तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं? जिसमें सेल्स की एक सिंगल लेयर हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर भी हो जाएगा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है बेटा, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। उसमें एक टाइप आता है स्क्वेमस। स्क्वेमस का मीनिंग होता है फ्लैट, ठीक है ना। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जिनमें एक सिंगल लेयर हो और इनमें फ्लैट सेल्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इसमें डायग्राम कैसे होगा? जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स हैं। ये मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स है। और ये सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, बाकी साइटोप्लाज्म है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये फ्लैट सेल्स है। इसमें देखो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, और जैसे सेल्स भी फ्लैट्स हैं तो ये भी कैसी होती है बेटा? न्यूक्लियस भी फ्लैट होते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो न्यूक्लियस जो है वो डिस्क शेप होते हैं इसमें। तो ये हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अपने को कुछ एक एग्जाम्पल इसमें याद रखना है बेटा। कौन कौन से? फर्स्ट एग्जाम्पल, जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इनर लेयर, ठीक है, इसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और इसका स्पेशल नाम रख रखा है एंडोथीलियम। देखो 3 वर्ड सिखा रहा हूं, एक होता है एंडोथीलियम, एक होता है मीजोथीलियम, एक होता है एपिथेलियम, ठीक है ना, या एक्टोथीलियम। तो एंडोथीलियम किसे कहते हैं? अगर मान लो कि एपिथेलियम का ओरिजिन एंडोडर्म से हो तो उसको क्या कहते हैं? एंडोथीलियम।
अगर मान लो एपिथेलियम का ओरिजिन मेसोडर्म से तो इसको क्या कहते हैं, मेसोथेलियम। और अगर एपिथेलियम का ओरिजिन एक्टोडर्म से हो तो इसको क्या कहते हैं, एक्टोथेलियम। तो ये एंडोथेलियम है, इसका मतलब इसका ओरिजिन किससे हुआ है, एंडोडर्म से। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आता है बेटा लिम्फेटिक वेसल्स, यानी जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनकी इनर लेयर, इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसे भी अपने क्या कहते हैं, एंडोथेलियम ही कहते हैं। यानी ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स दोनों की जो इनर लेयर है उसे अपने क्या कह रहे हैं, एंडोथेलियम। थर्ड एग्जांपल है बेटा एयर सैक्स, ठीक है ना, या फिर अपने इसको क्या करें, एल्वियोलाई। तो अपने लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है उसमें भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है बेटा इसके अंदर, जैसे अपने बात करते हैं कि नेफ्रॉन वगैरह के अंदर, तो नेफ्रॉन के अंदर आप लोगों ने पार्ट सुने होंगे, जैसे उसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होती है, हेनलेज लूप होता है, डीसीटी होती है, ठीक है ना। तो इनमें अपने देखें तो एक तो बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। फिफ्थ हेनलेज लूप, इसमें भी बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। एक मैंने लास्ट क्लास में आपको एक वर्ड सिखाया था कि सिलोम होता है। सिलोम क्या होती है, मैंने कहा था बॉडी कैविटी विच इज कंप्लीटली कवर्ड बाय मेसोडर्म। तो इसका मतलब सिलोम के चारों तरफ मेसोडर्म है, और ये मेसोडर्म जो होगी बेटा ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेसोथेलियम, क्योंकि इसका ओरिजिन किससे, मेसोडर्म से। तो सिक्स्थ है बेटा सिलोमिक कैविटीज, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, मेसोथेलियम। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल्स हो गए। सेकंड बेटा इसके अंदर आता है टाइप क्यूबॉइडल, ठीक है, यानी इसमें सेल्स की शेप कैसी होगी, क्यूब शेप। तो ये मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है बेटा, सेल्स हैं, लेकिन सेल्स की शेप कैसी है, क्यूब शेप। तो ये मान लो सेल्स की शेप है क्यूब शेप। इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है और राउंड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेंटर्ड एंड राउंड, और ये है क्यूब शेप सेल्स, क्लियर। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, इसको समझाने के लिए मैं इसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन से तीन ग्रुप, एक तो होती है बेटा स्मूथ, क्या होती है, स्मूथ। स्मूथ का मीनिंग क्या होता है, जिसके ऊपर बेटा कोई भी माइक्रोविलाई या फिर सीलिया क्या हो, एब्सेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्मूथ। एक होती है बेटा ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड किसको कहते हैं बेटा, जिसमें माइक्रोविलाई जो है वो प्रेजेंट हो। जैसे मान लो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये मान लो इसके ऊपर सेल्स हैं, ठीक है, तो ये मान लो सेल्स हैं, लेकिन इनके सेल्स के ऊपर की तरफ बेटा यहाँ पर माइक्रोविलाई यूं प्रेजेंट है, ये मान लो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो अगर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो तो इसको एपिथेलियम को क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड। थर्ड बेटा सीलिएटेड, सीलिएटेड किसको कहते हैं, जिसमें आउटर साइड पे सीलिया प्रेजेंट हो। जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये मान लो क्यूब शेप सेल्स है, और यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, तो इस एपिथेलियम को क्या कहते हैं अपने, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम तीन टाइप की हो सकती है। एक तो उसमें अगर मान लो माइक्रोविलाई और सीलिया दोनों एब्सेंट हो तो स्मूथ बोलेंगे। अगर मान लो कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो तब उसको ब्रश बॉर्डर्ड, अगर सीलिया प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे, सीलिएटेड। अब अपने को याद रखने बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल्स, जैसे स्मूथ के अंदर अपने एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल आता है बेटा डीसीटी, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकंड
जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह होती है उनकी जो डक्ट होती है तो उनके अंदर बेटा क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स उनमें क्या है बेटा, सिंपल क्यूबोइडल स्मूथ एपिथेलियम। ठीक है। अगर ब्रश बॉर्डर की बात करें तो बेटा इसमें माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट है उसमें एग्जांपल की फॉर्म में बात करें तो फर्स्ट आता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है। इसके अंदर सिंपल स्क्वेमस सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट है। सिलेटेड एपिथेलियम के अंदर अगर अपने बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल आती है बेटा जो अपनी स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ठीक है, उनमें सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है और वो भी कौन सी, क्यूबोइडल। अब इनके साथ साथ हैं बेटा अपने थोड़ा सा गोनेट्स वगैरह के ऊपर आते हैं तो उनके अंदर भी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। कौन सी, इसमें थर्ड एक एग्जांपल और भी लिखवा रहा हूं बेटा, थायराइड फॉलिकल्स। क्योंकि थायराइड ग्लैंड आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर। तो फॉलिकुलर जो पार्ट होता है उसके अंदर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, जबकि फोर्थ अपने बात करें तो जितने भी गोनेड्स हैं बेटा, टेस्टिस और ओवरी वगैरह, टेस्टिस एंड ओवरी, इनके अंदर भी क्या होती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। और इस एपिथेलियम का स्पेशल नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। थर्ड अपने इसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा कोल्यूमिनार। कोल्यूमिनार का मीनिंग होता है जिसमें रॉड शेप सेल्स हो बेटा। कैसे, जैसे मान लो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टॉल सेल्स है यानी रॉड शेप सेल्स है। मान लो ये टॉल सेल्स है, तो ये टॉल या फिर रॉड शेप सेल्स इनके ऊपर प्रेजेंट है। अब देखो इनमें जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो बेस की तरफ होता है। जैसे दो पार्ट होते हैं, ये तो बेसल पार्ट हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, अपाइकल पार्ट है। तो बेसल पार्ट की तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड होगा। इलोंगेटेड क्यों, क्योंकि जैसे नॉर्मली कहते हैं सेल की शेप होती है तो न्यूक्लियस भी उसके हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बेटा बेसल न्यूक्लियाई है और इलोंगेटेड न्यूक्लियाई है। इसको बेटा तीन ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, सेम टू सेम वैसे ही। अगर मान लो इसके ऊपर ना ही सिलिया प्रेजेंट है ना ही इसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तब इसको क्या कहते हैं, स्मूथ। अगर मान लो इसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तब इसको क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड। अगर मान लो कि इसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे, सिलिएटेड। सिंपल, ठीक है ना। तो स्मूथ के अंदर मैं कह रहा हूं कि इसमें ना ही माइक्रोविलाई होंगे और ना ही सिलिया होंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा तो इसमें आता है स्टमक, ठीक है। फिर अगर मैं इसके अंदर बात करूं बेटा, इसमें आती है स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर में। और अगर सिलेटेड की बात करें कॉलमनार में तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो मेजर पोर्शन होता है बेटा वो इसी का बना होता है। तो मोस्टली पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। फिर इसका एक फोर्थ टाइप आता है बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। फोर्थ टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग क्या होता है, देखो स्यूडो का मीन्स होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग होता है मल्टीपल लेयर्ड। तो इसका मतलब ये फॉल्स है कि ये मल्टीपल लेयर्ड है और रियलिटी में क्या है, ये सिंगल लेयर्ड है। कैसे, जरा डायग्राम बनाता हूं तो ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए। जरा देखो, मान लो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मान लो ये सेल्स हैं, ये टॉल सेल्स है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में कुछ शॉर्ट सेल्स भी हैं। मान लो फिर टॉल सेल्स आ गई, फिर शॉर्ट सेल, टॉल सेल, शॉर्ट सेल, टॉल सेल, शॉर्ट सेल, फिर मान लो टॉल सेल।
तो ये मान लो कि सेल्स हैं, तो इन सेल्स के न्यूक्लियस, जैसे मान लो इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ, येलो न्यूक्लियस। तो इसमें अपने को ये दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियस की दो लेयर है, एक लेयर तो ये न्यूक्लियस की दिखाई दे रही है, एक लेयर ये दिखाई दे रहा है। तो जब अपने माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपने देखेंगे कि अपने को न्यूक्लियस की डबल लेयर दिखाई दे रही है, तो अपने क्या इमेजिन करेंगे ये दो लेयर है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है बेटा, ये सिंगल लेयर है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी की सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है। ठीक है, क्योंकि अगर रियलिटी में स्ट्रेटिफाइड होती तो बेटा, जैसे मान लो स्ट्रेटिफाइड की बात करें, तो इसमें जो लोअर लेयर है वो तो नीचे अटैच्ड है, लेकिन बाकी ऊपर वाली लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें तो सारे की सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, तो इसका मतलब ये सिंगल लेयर हुई, ये मल्टीपल लेयर्ड नहीं हुई। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का नाम इसलिए इसको रखा गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो रियलिटी में ये कैसी होती है बेटा, सिंपल होती है, यानी इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। तो सिंपल अपने किसको कह रहे हैं, जिसमें सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी बेटा ये दो टाइप की है। कौन कौन सी? अगर अपने बात करें बेटा, अगर मान लो इसमें सीलिया प्रेजेंट हो तो ये क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, सीलिएटेड। अगर सीलिया एब्सेंट हो तो कैसे हो जाएगी, नॉन सीलिएटेड। ठीक है, अगर मैं सीलिया प्रेजेंट की बात करूं तो किस किस में प्रेजेंट होती है, अपने को मेजर याद रखना बेटा। एक तो याद रखना बेटा, अपनी जो ट्रेकिया और लार्ज ब्रोंकाई जो होती हैं उनके अंदर बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। ट्रेकिया, लार्ज ब्रोंकाई, इनमें सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। ठीक है, नॉन सीलिएटेड की बात करें तो बेटा, एक तो आप लोगों को मिलेगी ये यूरिथ्रा में, किसके, मेल के यूरिथ्रा में। ठीक है, साथ साथ में ये मिलेगी बेटा आप लोगों को जो अपने डक्ट्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड में, जैसे पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है, कहते हैं कि उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ लार्ज डक्ट में होती है, स्मॉल डक्ट में नहीं होती, क्योंकि स्मॉल डक्ट के अंदर तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि डक्ट में कौन सी होती है बेटा, क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्लियर? तो ये मैंने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट किए। तो इसी के साथ बेटा अपना पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। हाँ, तो बेटा अभी तक अपनों ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तो पढ़ लिया, अब अपने पढ़ रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम किसे कहते हैं बेटा, जैसे मैंने सिंपल एपिथेलियम बताया था जिसमें सेल्स की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट हो, और कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें मोर देन वन लेयर सेल्स की प्रेजेंट हो। तो इसमें मोर देन वन सेल लेयर प्रेजेंट होंगी बेटा। ठीक है, अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से बेटा, एक तो है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, और एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो ये दो टाइप है। ये क्या है बेटा, अभी थोड़ी देर में डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटिफाइड जो है इसको भी आगे अपने डिवाइड करते हैं बेटा, किसके बेसिस के ऊपर, सेल्स की शेप के बेसिस के ऊपर, वो भी आउटर लेयर की। ठीक है, तो एक तो होता है स्क्वेमस, एक होता है क्यूबोइडल, एक होता है कोल्यूमिनार। तो जरा देखें बेटा, स्क्वेमस किसे कहते हैं कि मान लो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इनर लेयर है, क्योंकि मल्टीपल लेयर होगी ना, तो ये इनर लेयर है। इनर लेयर जो होती है बेटा ये कोल्यूमिनार शेप होती है। इनर लेयर कैसी है, कोल्यूमिनार, यानी रॉड लाइक है। नॉर्मली तो कोल्यूमिनार होती है, पर ये क्यूबोइडल भी हो सकती है। यानी अगर आप लोगों को दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने को कहे तो बेस्ट आंसर क्या होगा बेटा, कोल्यूमिनार। इनर लेयर ऐसे, फिर इसके ऊपर वाली लेयर जैसे ऊपर जाएंगे तो सेल्स की जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो क्यूबोइडल हो गई।
फिर और ऊपर जाएंगे तो सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट होती जाती है, यानी स्क्वेमस हो गई। तो डायग्राम से अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो आउटर लेयर है, ठीक है ना, अगर वो लेयर स्क्वेमस शेप की है यानी फ्लैट सेल्स हैं, तब उसको क्या कहते हैं, स्क्वेमस। इसमें इनर लेयर से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आउटर लेयर को ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई स्क्वेमस। ये स्क्वेमस एपिथेलियम बेटा दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक तो है नॉन केराटिनाइज्ड और एक है केराटिनाइज्ड। ये क्या चीज है नॉन केराटिनाइज्ड केराटिनाइज्ड? क्या होता है कि बेटा जैसे ये जो सुपरफिशियल लेयर आपको दिखाई दे रही है फ्लैट सेल्स की, अगर मान लो यहाँ पे केराटिन एक प्रोटीन होती है बेटा, केराटिन प्रोटीन, अगर वो यहाँ पे केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट हो तब तो इसको बोलते हैं केराटिनाइज्ड। अगर यहाँ पे केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है तब इसको क्या कहते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड। और केराटिन का रोल होता है बेटा, ये अपने प्रोटेक्शन करने का काम करता है, किससे, फ्रिक्शन से, ठीक है ना। तो जहां भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा वहां पे केराटिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा, ये जो केराटिन है ये मेनली प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन के साथ साथ में जहां पे ड्राई एरिया भी हो। तो ध्यान रखना, जहां पे ड्राई एरिया हो साथ साथ में फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, वहां पे क्या होगी बेटा, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और नॉन केराटिनाइज्ड कहां पे होगी, जहां पे वेट एरिया हो और साथ साथ में फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, ये भी प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तब उसको क्या कहते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें एग्जांपल्स कौन से आ जाएंगे, जो वेट एरिया हो बेटा, अपनी ओरल कैविटी, ये वेट होती है अंदर से, और यहाँ पे फूड की वजह से फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए कौन सी हो गई, नॉन केराटिनाइज्ड। सेकंड हो गया बेटा फेरिंग्स, इसमें भी बेटा नॉन केराटिनाइज्ड। फिर ईसोफेगस, इसमें भी फूड की वजह से फ्रिक्शन होता है, तो ईसोफेगस में भी नॉन केराटिनाइज्ड। अपने आईज के बाहर ये कॉर्निया जो प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट और ये वेट है, तो कॉर्निया में भी कौन सी होती है बेटा, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। लेकिन अपनी स्किन जो है, अपनी स्किन के अंदर जैसे आउटर साइड पे एपिडर्मिस होती है, अंदर साइड पे एंड वो डर्मिस होती है, तो डर्मिस तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, लेकिन स्किन के ऊपर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है वो बेटा क्या है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अपने स्किन के अंदर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ऑप्शन दे देंगे जैसे नॉन केराटिनाइज्ड सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड ऑप्शन दे देंगे केराटिनाइज्ड सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर थर्ड ऑप्शन दे देंगे मान लो क्यूबॉइडल सर्टिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो ऐसे आप इजीली ऑप्शन को पिक कर सकते हो बेटा। तो अपनी स्किन के अंदर कौन सी होगी, केराटिनाइज्ड सर्टिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल। सेकंड अपने देखते हैं क्यूबॉइडल। तो इसमें भी सिंपल वही बात है बेटा, जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की सबसे इनर लेयर जो होगी, मैंने कहा था या तो ये कॉल्यूमिनार शेप होगी या फिर ये क्यूबॉइडल शेप होगी, दोनों में से कोई भी शेप की हो सकती है जैसे इसमें बताया। लेकिन जैसे जैसे अपने ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे सेल की शेप क्या होती है, क्यूब शेप। तो अब ये क्यूब शेप ही चल रही है। तो मैंने इसमें बताया कि सुपरफिशियली लेयर अगर मान लो स्क्वेमस है, फ्लैट है, तब उसको स्क्वेमस कहेंगे। अगर सुपरफिशियल लेयर क्यूबॉइडल है तब उसको क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो एग्जांपल्स में कहते हैं कि जो पैंक्रेटिक डक्ट है और जो अपने पैरोटिड ग्लैंड को छोड़ के बाकी जो सलाइवरी ग्लैंड की लार्ज डक्ट है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर कॉल्यूमिनार के अंदर आए बेटा, तो इसमें क्या होगा, वही ये मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसमें रॉड शेप सेल्स, बेसल लेयर होगी अंदर वाली, फिर ऊपर जाएंगे तो और भी, तो यानी इसमें सारी सेल्स की शेप कैसी दिखाई दे रही है अपने को, रॉड शेप ही दिखाई दे रही है। तो इसमें मैंने कहा था सुपरफिशियल लेयर ही देखनी है, अगर सुपरफिशियल लेयर फ्लैट है तो स्क्वेमस, सुपरफिशियल लेयर क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल, अगर सुपरफिशियल लेयर रॉड शेप है तो कॉल्यूमिनार। एग्जांपल्स के लिए बेटा वैसे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, एपिग्लोटिस, ये लैरिंग्स का एक पार्ट होता है ना बेटा एपिग्लोटिस, तो ये एपिग्लोटिस के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड अपने देखते हैं बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
ट्रांजिशन एपिथेलियम क्या होती है, इसमें डायग्राम देख रहे हैं। पहला पॉइंट तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो इसे मान लो कि सबसे बेसल लेयर जो होती है वो क्यूब शेप होती है, यानी क्यूबॉइडल होती है। फिर इसके ऊपर अपने देखते हैं बेटा, तो सेल्स की शेप पीयर शेप हो जाती है यूं, यानी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो ऐसे पीयर शेप सेल्स हैं ये मान लो पीयर शेप सेल्स है। फिर आउटर लेयर जो होती है वापस स्क्वेमस लेयर आ जाती है, तो इसमें बीच वाली लेयर कौन सी है बेटा, पीयर शेप सेल्स की है। अब देखो इसमें खास बात होती है कि जब ये स्ट्रेच होती है यानी यूं, ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, और जब ये रिलैक्स होगी तो वापस क्या हो जाएगी, नॉर्मल शेप आ जाएगी। इसका मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती है इसमें स्ट्रेच होने की पावर है, तो ये स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है ना, और ये नॉन स्ट्रेचेबल है। यानी इसको अपने स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो अगर एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है और उसमें अगर स्ट्रेचेबिलिटी की पावर है तब तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एपिथेलियम। अगर स्ट्रेचेबिलिटी की पावर नहीं तो इसको क्या कहते हैं बेटा, अपने स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये एग्जाम्पल कहाँ पे हो बेटा, एक तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, एक यूरेटर में प्रेजेंट होती है। ये तो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं और भी आप लोगों को बता दूं बेटा, कहते हैं कि जो अपने माइनर कैलिक्स होता है, जैसे अपने किडनी कभी पढ़ी होगी, तो किडनी के अंदर अपने देखते हैं बेटा माइनर कैलिक्स से लेकर जो यूरिथ्रा का प्रोक्सिमल पार्ट होता है वहां तक ही ये ट्रांजिशन एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। पर आपने को इतनी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो यूरिनी ब्लेडर और यूरेटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये स्ट्रेचेबल है, और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, ये अकेली ऐसी एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हो गया। फिर इसके बाद बेटा एपिथेलियम एक स्पेशल अपने अलग से पढ़ते हैं, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसको कहते हैं, ऐसी एपिथेलियम जो सिक्रीशन का काम करती है, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम को नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस के ऊपर बेटा दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, एक तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड किसको कहेंगे, जिसमें एक सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर जिसमें मोर देन वन सेल हो। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक आता है गोबलेट सेल, ठीक है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, इसलिए गोबलेट सेल्स को अपने म्यूकोसाइट भी बोलते हैं बेटा, अपने इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो है गोबलेट सेल वो यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और भी लिखवा देता हूँ, अपने जो पेयर्स पैचेस वगैरह, सॉरी, अपने जो पेनिथ सेल्स वगैरह जो होती हैं किसमें, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन में, तो पेनिथ सेल्स भी यूनिसेलुलर होती हैं। तो पेनिथ सेल्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, एनसीईआरटी में सिर्फ गॉबलेट सेल दे रखा है, तो वही याद रख लेना, पेनिसेल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। फिर मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर जो ग्लैंड्स हैं बेटा वो मल्टी सेलुलर ही होती हैं, ये बस दो यूनिसेलुलर याद रख लेना, बाकी ग्लैंड जो हो जाएंगी वो मल्टी सेलुलर हो जाएंगी। दूसरा, ये तो किसके बेसिस के ऊपर था, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस के ऊपर। सेकंड मैं बता रहा हूँ बेटा कि ये अपने सिक्रीशन को कहाँ डालते हैं, इसके बेसिस के ऊपर भी ये तीन ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन जो है वो ब्लड में नहीं डालती, वो ब्लड के अलावा किसी और पोर्शन में डालती है, तब उसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जब किसी और पोर्शन में डालेंगे तो इसमें डक्ट भी प्रेजेंट होगी, इसलिए इसमें कहते हैं कि डक्ट्स प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में बेटा सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है,
मेमरी ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड है। तो ये क्या है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और भी बहुत सारी है पर इतना रख लो सफिशिएंट है। सेकंड है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको कहते हैं, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली अपने बॉडी फ्लूइड में डालती है, यानी ब्लड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, यानी लिम्फ में, कहीं पे भी डाल रही है। तो अगर कोई ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में डालती है तब उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जब डायरेक्टली डालनी है इसका मतलब इसमें डक्ट्स एब्सेंट होगी, तो इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है बेटा। एग्जाम्पल की बात करें तो अपने एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर जितनी भी ग्लैंड्स अपने पढ़ेंगे वो कौन सी है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो वो उसमें बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। थर्ड मिक्सोक्राइन या फिर हिट्रोक्राइन। मिक्सोक्राइन हिट्रोक्राइन किसको कहते हैं, जिसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट हो, यानी वो एक्सोक्राइन भी हो और वो एंडोक्राइन भी हो। जैसे अपने पैंक्रियाज की बात करें, जैसे मान लो ये पैंक्रियाज है, ठीक है। पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस बनता है। पैंक्रेटिक जूस बेटा वो इस डक्ट के थ्रू आता है, इसका मतलब ये तो कौन सा हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट। और इनके अंदर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें कई सेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो उन सेल्स के में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स ये प्रेजेंट होती है। जैसे अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, सॉरी अल्फा सेल से ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो ये जो हार्मोन निकल रहे हैं इसका मतलब डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं, तो ये तो कौन सा हो गया बेटा, एंडोक्राइन पार्ट। और जो पैंक्रेटिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ये कौन सा पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट। तो इसका मतलब इसमें दोनों पार्ट है, तो ये कौन से हो गए बेटा, मिक्सोक्राइन। तो इसमें एक तो एग्जांपल कौन सा हो गया, पैंक्रियाज। दूसरा अपने जो गोनेड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, ये भी बेटा मिक्सोक्राइन है। क्यों, क्योंकि इनसे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। जैसे टेस्टिस से कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और इनसे टेस्टिस से अपने स्पर्म रिलीज होते हैं, इसका मतलब ये एक्सोक्राइन पार्ट भी हो गया और इनमें डक्ट भी प्रेजेंट होती है। और ऐसी ओवरी से क्या रिलीज होते हैं बेटा, ओवम वगैरह रिलीज होते हैं, वो भी क्या हो गया, एक डक्टल पार्ट हो गया। तो इसलिए पैंक्रियाज और गोनेड्स ये दो ही एग्जाम्पल याद रखना जो मिक्सोक्राइन के हैं, ठीक है ना। एक्सोक्राइन के बता दिए और एंडोक्राइन वाले जो अपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो ये हो गए बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम के टाइप। नेक्स्ट अपने इसके अंदर पढ़ते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू में अलग से एक आता है सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस, सेल जंक्शन का मतलब क्या होता है, जो सेल्स को आपस में अटैच करवाता है। तो इसमें सेल जंक्शन में बेटा तीन टाइप के सेल जंक्शन अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक तो टाइट जंक्शंस, सेकंड है गैप जंक्शंस और थर्ड है एडहेरेंट जंक्शन। ये तीन टाइप के जंक्शन है, ठीक है। टाइट जंक्शन किसको कहते हैं, कि मान लो कोई सेल है, ये एक सेल है और ये मान लो दूसरी सेल है। अगर मान लो इन सेल्स के बीच में ये जो अपने सेल मेम्ब्रेन है ये टाइटली अटैच्ड है, और टाइटली अटैच होने की वजह से कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस यहाँ से इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। यानी मान लो एक सेल से दूसरी सेल में कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको प्रिवेंट करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो अपने बैरियर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेसेंटा बैरियर होता है, प्लेसेंटल बैरियर, जो कई चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, टाइट जंक्शन ही बना रहा है। तो जितने भी बॉडी में बैरियर्स होते हैं तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है, टाइट जंक्शंस, ठीक है। दूसरा होता है बेटा गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें सेल्स के बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप आ जाए। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है और इनके बीच में मान लो ये गैप है, यानी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट हो गई। तो जो भी सब्सटेंसेस होंगे बेटा वो यहाँ से इजीली यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये गैप की वजह से जा रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, गैप जंक्शंस। और गैप जंक्शन का काम क्या होगा,
ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। ध्यान रखना, दो अलग अलग है। ये ट्रांसपोर्टेशन को प्रिवेंट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। इनके थ्रू बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कई बार लार्ज मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह, ये वाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्रॉस करके जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गए गैप जंक्शंस। फिर अडरेंट जंक्शन की बात करें। अडरेंट जंक्शन क्या होते हैं कि जैसे मान लो कोई सेल है, ठीक है ना, ये दूसरी सेल है, ये आपस में अटैच्ड है, जो अडेशन सेल्स को अलग नहीं होने दे रही, तो ये अडेशन जब प्रोवाइड करवाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, अडरेंट जंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, अडेशन। तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्रिवेंट कर रहा है वो है टाइट जंक्शन, जो अलाउ कर रहा है वो बेटा गैप जंक्शंस, और जो सेल्स को अटैच करवा के अडेशन प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन से है, अडरेंट जंक्शन। गैप जंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट दो पॉइंट याद रखना। एक तो होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, उसमें भी गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और एक अपने कार्डिक मसल्स, उसमें भी गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये तीनों जंक्शन बेटा नॉर्मली एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सेल जंक्शन वो मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, तो नो डाउट आंसर करना है एपिथेलियल टिश्यू। पर क्या ये कनेक्टिव टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, इनमें प्रेजेंट होते हैं? तो बिल्कुल बेटा इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, पर इनके नंबर उसमें काफ़ी कम होते हैं। ठीक है।